क्वेश्चन नंबर 23 पे थे हम 23 कर लिया था, 24 से करना है। चलिए 24 था स्टेट दी डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी। ये आपका जो चैप्टर नहीं है अभी करवाया उसका है, सेबी के फंक्शंस है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, फिर ये रिवाइज कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। इन एन इंटरव्यू विद द लीडिंग न्यूज चैनल राकेश क्वात्रा सीईओ of Get My Job has suggested that companies which want more and more people to apply for job in the organization should make the process of applying for job easier and candidate friendly। तो इसका मतलब क्या है? एक न्यूज चैनल है गेट माई जॉब का, उसके जो सीईओ है उसने सजेस्ट किया कि कंपनी में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, और उनकी जो जॉब्स का प्रोसेस है वो इजियर होना चाहिए और कैंडिडेट फ्रेंडली होना चाहिए। तो अब बताइए इसने पूछा क्या है हमसे? नेम एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट 2 स्टेप्स विच फॉलो द, हाँ बताइए, इधर जो लाइन बताई गई है उसके बाद के 2 स्टेप्स बताने हैं। स्टाफिंग का प्रोसेस आता है सबको? बताइए पहला स्टेप क्या होता है स्टाफिंग के प्रोसेस का? मैन पावर, हाँ, स्क्रीनिंग वाला होता है। सेकंड क्या होता है? रिक्रूटमेंट। यस मैम, थर्ड सिलेक्शन। थर्ड आ जाएगा सिलेक्शन। तो यहाँ पर सिलेक्शन से ही बताना है। उसने कह दिया ना कि अप्लाई फॉर जॉब कर लेते हैं और प्रोसेस जो है इजियर बनाना है और फ्रेंडली बनाना है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ सिलेक्ट किए जाते हैं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होगा फिर। और फोर्थ आ जाएगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। यही है ना, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस के पॉइंट्स पूछे हैं। 4 नंबर का है, यानी कि 2 मार्क्स ईच का होगा। कोई 2 ही पूछे, उन्होंने ज्यादा नहीं पूछे। 2 स्टेप्स पूछे, सिर्फ 2 ही स्टेप्स बताने आपने। नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। प्रमोद अ सुपरवाइजर ऑफ शाम बिस्किट्स फैक्ट्री। जो फैक्ट्री है वो 20,000 पैकेट्स बनाती है ब्रेड एंड बिस्कुट्स के एवरी डे। एज अ सुपरवाइजर ही एंश्योर वर्क जो है स्मूथली चले, कोई इंटरप्शन नहीं हो। ही इज अ गुड लीडर। ही गिव्स ऑर्डर्स ओनली आफ्टर, देखो लीडर आ गया तो लीडरशिप से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन। आफ्टर कंसल्टिंग हिज सबॉर्डिनेट्स, मतलब वो कोई भी डिसीजन लेता है तो आफ्टर कंसल्टिंग हिज सबॉर्डिनेट लेता है। वर्किंग आउट द पॉलिसी ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप, मतलब पूरे ग्रुप की एक्सेप्टेंस लेता है। अब लीडरशिप स्टाइल बताने हैं। 3 स्टाइल है, पहले तो दिमाग में तीनों स्टाइल्स आने चाहिए हमारे। डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और तीसरा फ्री स्टाइल था। यही थे ना तीनों? अब बताइए यहाँ कौन सा अप्लाई होगा? जो फैक्ट्री का डेमोक्रेटिक लग सुपरवाइजर रहा है है। वो क्या करता है? आफ्टर कंसल्टिंग ही सबॉर्डिनेट्स तभी ऑर्डर देता है। यानी कि ये कौन सा हम हुआ? डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक हुआ? डेमो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक। हुआ। डेमोक्रेटिक में यही था ना, हम अपने एम्प्लॉय से भी पूछते हैं और फिर अपना डिसीजन बताते हैं। तो यहाँ डेमोक्रेटिक आपने बता देना है बस। ये देखो 4 नंबर का, आप क्या बताओगे 4 नंबर में? 1 नंबर तो मिल जाएगा आपको बताने का, फिर आपको डेमोक्रेटिक को ही डिफाइन करना पड़ेगा। देख रहे हो ना 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना है। ये नहीं नाम बताया और मेरा काम खत्म। नेम के साथ एक्सप्लेन भी पूछा है, तो आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना है। कुछ ना मिला तो फीचर्स इंपॉर्टेंस जो भी आती है थोड़ी थोड़ी बता देना, पर 4 नंबर के हिसाब से ही बताना, इतनी भी डिटेल मत लिखना। 27 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की देखो टाइप्स बतानी है। कौन कौन सी कम्युनिकेशन की टाइप्स है, उसके पॉजिटिव और फॉर्मल नेगेटिव इनफॉर्मल, बताने हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप है, और पॉजिटिव और नेगेटिव बताने हैं किसके? विच अराइजेस आउट ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉयज टू एक्सचेंज देयर व्यूज। अब बताइए ये लाइन से क्या पता चल रहा है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? हाँ जी नितिन सत्यम बताना जरा, ये फॉर्मल की लाइन दी हुई है या इनफॉर्मल की लाइन है?
आउट ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉयज टू एक्सचेंज देयर व्यूज। बेटा जब तक अब तुम्हें ये नहीं पता चलेगा आप कहाँ से बताओगे, बताओ। टाइप तो आपको पता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, हमने पढ़ लिया जी। पॉजिटिव और नेगेटिव भी हम बता देंगे, पर पहले पता चले कि बताने किसके हैं। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ, लाइन देख के नहीं समझ आ रही? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के है, क्योंकि जहाँ नीड्स अराइज होती है वहां अपने एक्सचेंज कर लेते हैं व्यूज, वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में तो रूल्स रेगुलेशंस बाउंड ऐसे टाइप वर्ड्स होंगे। क्लियर? यानी कि इनफॉर्मल पूछा है कम्युनिकेशन, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है जो हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स करे हैं वो लिखने हैं। क्लियर? सेकंड आ यस जाता है मैम। और के साथ, आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग हमें पहले पता हो, हमारे 4 होते हैं जिसमें से सुपरविजन हट चुका है, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन 3 है। अब देखते हैं किसके बारे में पूछा है। आस्था एक मैनेजर है, हैज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। ये इन्फ्लुएंस वर्ड आता है, कौन सा होता है, कौन बताएगा? लीडरशिप। लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप के। Neeraj, a managing director, declares share in the profits of to the manager for their contribution to increase the profit। बताइए, कम्युनिकेशन तो लग नहीं रहा, लीडरशिप ऊपर आ चुका है, मोटिवेशन। दिमाग लगा लेना ये किसका होगा? मोटिवेशन ही बचा। है मोटिवेशन। मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ उनको वो कह रहा है ना कंट्रीब्यूशन दो, प्रॉफिट इंक्रीज करवाओ। तो थोड़ा सा देख लेना है, क्वेश्चन देखते ही पहले देखना है। ये मैं तरीके बता रही हूँ साथ साथ, जहाँ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आया अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो कि हमारे को 3 करवाए हैं, 3 में से कौन सा हो सकता है, तभी पेपर ऐसे सॉल्व होगा, नहीं तो बैठे ढूंढते सोचते रह ही जाओगे। क्वेश्चन नंबर 28, ये तो सिंपल ही लग रहा है। एक्सप्लेन 4 फैक्टर्स, ये तो आप बता ही दोगे, कोई भी 4 फैक्टर्स अभी किए चैप्टर हमने। ये देखो ऋषभ, सिंपल क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर 4 फैक्टर्स चॉइस ऑफ यस कैपिटल मैम। स्ट्रक्चर, ये भी आपने किया हुआ है, ये भी वही बता दोगे, जो आता है दोनों में से बता देना। यस ऊपर मैम। वाला ज्यादा आसान है, वर्किंग कैपिटल वाला मेरे ख्याल से। 4 पॉइंट्स 4 यस। नंबर का है, तो थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल को एक्सप्लेन कर देना, फिर 4 पॉइंट्स बता देना। अगर अच्छी तरह आते हैं तो 4 भी बहुत होते हैं, जरूरी नहीं होता हर बार 5 या 6 ही देने, डिपेंड, टाइम भी होना चाहिए ना हमारे पास उतना। अगला अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। धीरज वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग N95। ये देखो मैंने कहा था कोरोना से रिलेटेड बहुत आने वाले हैं। 95 marks after the outbreak of COVID-19 due to the uncertain market condition, he want to make a low investment in fixed capital, suggest how the decision related to choice of technique। अब देखो इन्होंने पॉइंट्स पूछे हैं, चॉइस ऑफ टेक्निक बताना है और फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स का बताना है, फिक्स कैपिटल से रिलेटेड। तो ये बता दोगे, फिक्स कैपिटल का भी पढ़ा है। और जब भी ना पॉइंट समझाते हो, अगर कोई केस स्टडी की फॉर्म में दिया होता है, ये केस स्टडी है ना एक तरह की, धीरज, कोविड-19, तो जब पॉइंट आप समझाओगे ना चॉइस ऑफ टेक्निक का, तो इनको जरूर बीच में ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कोविड-19 के मास्क बनाने हैं, ठीक है, तो आपको लगता है इतना महंगा पड़ता होगा? तो इसके लिए तो लो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर चॉइस ऑफ टेक्निक कौन सी होती है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव? तो मेरे ख्याल तो लेबर इंटेंसिव में ही मास बन जाएंगे, उसके लिए इतनी कोई मशीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लो फिक्स कैपिटल भी चल जाएगा। फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स की वजह से देखें, फिक्स कैपिटल के लिए देखें, तो इतने उनके लिए फिक्स लग रहा है जरूरत पड़ेगी फिक्स कैपिटल की। इन फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर लो फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी मशीन्स और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पर। तो इस टाइप के पॉइंट इन्हीं दोनों को समझाना है, ना लिखे हुए हैं वही दोनों, अपनी मर्जी से सारे नहीं बताने लग जाना। देखो फिक्स कैपिटल का भी आ गया और वर्किंग का भी आ गया, मैंने कहा ना इन पे जरूर आते हैं दोनों पे। अब अगला आ जाओ, ये तो बहुत इजी है, राइट समझाने हैं, समझा लेना। ये तो साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मनी, डेवलपमेंट ऑफ ईच, बस ये प्रिंसिपल समझाने हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से है, पढ़े हुए ये प्रिंसिपल्स समझा देना ये भी, ठीक है ना।
फिर प्लानिंग इज वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, डू यू एग्री, एक्सप्लेन फॉर रीजन। अब ध्यान रखना प्लानिंग की जो लिमिटेशन है वो टॉपिक कट चुका है, यहाँ पूछा उन्होंने, वैसे इसको देख के लग रहा है कि प्लानिंग की लिमिटेशंस होंगी कि प्लानिंग इज द वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, प्लानिंग करने में बड़ा खर्चा आता है, आप मानते हो? तो आपने वैसे तो बोलना था यस, ठीक है मानते हैं हम, पर यहाँ भी हमने इसको बेनिफिट्स के साथ बताना है क्योंकि लिमिटेशंस कट चुकी है। तो आपने मैम यहाँ लिमिटेशन है नहीं मेरे ख्याल कट नहीं गई लिमिटेशंस, ऑफ प्लानिंग करवाई का है मैम, कंट्रोलिंग की कटी थी, इसकी तो नहीं कटी, नहीं आपने कंट्रोल। इसकी करवाई है। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कट गए इंपॉर्टेंस, प्लानिंग के मेरे को कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी, करवाई है मैंने। कंट्रोल आपने करवाई है मैम, कंट्रोलिंग की कटी है। अच्छा, बस फिर तो वो इसकी भी तो लिख, शायद तो है। पर ये दोनों ऑप्शन है देखो आपके पास, अगर आपको लगता है हाँ ये खर्चा है तो लिमिटेशंस लिखने लग जाना है, अगर आपको लगता है नहीं है तो इम्पोर्टेंस लिखने लग जाना है, पर मेरे ख्याल सिलेबस में है नहीं, मैं एक बार फिर चेक कर लूंगी, तो आपने इम्पोर्टेंस लिखने लग जाना, वो देख लेना जिसपे आपको लगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सबने एक ही आंसर लिखना है, दोनों में बता सकते हो आप, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ आप देखो, तो इतनी इंपॉर्टेंस आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। सैंपल पेपर में तो इम्पोर्टेंस बताइए मैम। इम्पोर्टेंस ही बताई है, वही ना मेरे ख्याल है नहीं, लिमिटेशन शायद कट चुकी है, मुझे लग रहा है मैंने नहीं करवाई आपको, सिर्फ मैम समझा करवाइए, दी वैसे बस ही। कंफर्म कर देना हमें। इसमें इस बार हो ही रहा है पता नहीं, अब इसमें भी वो हमारा कौन सा टॉपिक था मैं देख रही थी, वो कटा हुआ है ऐसे लगा, पर पता नहीं हमने कटवाया है और इसमें दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं कुछ चीजें, तभी तो मैंने एक्स्ट्रा भी करवाई है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट then more alternatives should be generated and thoroughly discussed among the members of the organization। अगर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है तो उसके अल्टरनेटिव्स को देखना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए, इस लाइन में ये लिखा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, अच्छा ये प्रोसेस आ गया प्लानिंग का, और रिमेनिंग स्टेप्स भी बता दो जी। अब बताइए पहले तो ये अल्टरनेटिव्स वाला कौन सा पॉइंट था, पहला तो था सेटिंग, फिर दूसरा था प्रिमिलरी प्रीमिसेस, तीसरा वाला था आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और प्लान, लास्ट था फॉलो फॉलो अप। अप। याद है 7 के 7 स्टेप्स, यस 7 के मैम, 6 थे जो भी थे आपके, ठीक है ना। तो ये 7 थे सारे मैम। में से आपने पहले दो नहीं बताने, जो यहाँ बताया है वो, और रिमेनिंग जो बच के बाद के वो बताने। क्वेश्चन देख लेना 6 मार्क्स का है तो लिख देना, ठीक है, और स्टेप मतलब स्टेप वाइज ही लिखना है। देख लो प्लानिंग का प्रोसेस मैं हर बार कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है तो आया भी हुआ है 6 मार्क्स में, मतलब सैंपल पेपर में दिया हुआ है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। An important difference between S&M Limited and most other companies is that instead of operating as large corporation, it operates as 180 smaller companies, each focus on specific product and area, which implies selective dispersal of authority आ गया, recognizing the decision maker आ गया, need for autonomy, decision making authority is pushed down the chain of command, it enables the company to maintain the short lines of communication with customer and employees, or accelerate the development of talent, identify the philosophy that is being followed by S&M Limited, through which it is dividing the decision making responsibility among the hierarchy level। स्टेट 5 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। अब बताइए ये क्या होगा क्वेश्चन। एक S&M लिमिटेड कंपनीज है, ठीक है ना, वो लार्ज कॉर्पोरेशन जो है ऑपरेट करती है, 180 स्मॉलर कंपनीज भी हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुन सुन के करना है। उनका फोकस है स्पेसिफिक प्रोडक्ट और एरिया में, अथॉरिटी दी हुई है डिसीजन मेकिंग, ऑटोनॉमी दिया हुआ है डिसीजन मेकिंग जो चेन ऑफ कमांड से है,
शॉर्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के साथ, टैलेंट का है। अच्छा, फिलॉसफी देख के पहले लगता है कि शायद ये मार्केटिंग का क्वेश्चन होगा, क्योंकि मार्केटिंग में ही फिलॉसफी है, लेकिन मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ कोई लाइन नहीं है। ठीक है, तो बताइए ये इम्पोर्टेंस किसकी पूछी गई है, किसी को क्वेश्चन समझ पता चल रहा है? मैम नहीं पता लग रहा। ये डिसेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि सबऑर्डिनेट्स जो है, ठीक है ना, आगे आगे जो उनके वो कंपनीज बन जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, वो अपने स्पेसिफिक एरिया प्रोडक्ट पे वो करते हैं, उनकी अपनी अपनी अथॉरिटी बन जाती है, डिसीजन मेकिंग उनकी अपनी हो जाती है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा है, ये चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग से डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक है और उस पर इम्पोर्टेंस है। 6 मार्क्स का देखो क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, इम्पोर्टेंस बतानी है डिसेंट्रलाइजेशन की। हमने ये डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस की हुई है। एक मिनट पे है ना, नहीं नहीं, जिसने जिसने एडिशन ठीक 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 है, चलो मैं अभी क्लास चल ठीक। हाँ जी, तो हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जहां अथॉरिटी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अपने नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको डेलीगेट कर देते हैं एक तरह की। तो यहाँ इंपॉर्टेंस के हमारे 6-7 पॉइंट्स हैं, हमने बुक में करे हैं, जिसमें पहला आ जाएगा इनिशिएटिव अमंग द एम्प्लॉयज डेवलप करना, मैनेजरियल टैलेंट्स डेवलप करना, डिसीजन मेकिंग फास्ट करना, ठीक है, ग्रोथ का पॉइंट है। तो इस टाइप के पॉइंट्स हैं, ये अच्छी तरह समझ लेना, ये डिसेंट्रलाइजेशन पे ही है। ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उससे रिलेटेड आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। Advertising and personal selling both communication tools used by the marketers, लास्ट है अच्छा ये क्वेश्चन, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स येट दे आर डिफर इन अप्रोच, डिफरेंस बताना है। अच्छा 6 पॉइंट्स देने हैं पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग में। मेरे ख्याल हमने ये टॉपिक कट भी किया हुआ था शायद, है ना, किया नहीं ना डिफरेंस हमने हमने इसका? हमने सिर्फ मीनिंग किया था मैम, डिफरेंस नहीं किया। था, उसमें लिखा था सिर्फ मीनिंग ही बताने। अब देखो इसमें वही पता नहीं ना, ये सैंपल पेपर तो न्यू डाला है सीबीएसई की तरफ से, तो यहाँ थोड़ी इन चीजों की बड़ी कंफ्यूजिंग आ रही है कि इतना बड़ा डिफरेंस 6 मार्क्स में देने का मतलब क्या है, जब हमें पॉइंट्स कहा है। तो डिफरेंस तो देखो मिल ही जाएगा, यस काफी मैम। पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। मेरे पास जो बुक्स है मैं उसमें भी देख लूंगी और आपको आज सेंड कर दूंगी डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। तो यहाँ दोनों में आपको एडवर्टाइजिंग का मीनिंग पता है, आपको पर्सनल सेलिंग का मीनिंग पता है, आप इजीली इसको वैसे कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, और साथ ही इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ 4 पीस, अच्छा वो चारों एलिमेंट समझा देना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, प्लेस वाला तो हमारा पूरा कट चुका है जैसे फिजिकल वाला,
पर चलो मीनिंग तो आपको पता ही है, तो इसमें मीनिंग आपने लिख देना है। 4 पीस पूछे, अच्छा इन्होंने, हाँ बस ठीक है, एक्सप्लेन पूछा है तो सारे एक्सप्लेन कर देने। 6 मार्क्स के हिसाब से जितना आपको आता हो प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में, चारों में वो लिख देना। क्लियर? एक जो आपके क्वेश्चन ये होते हैं ना इफेक्टिव, वो वाले करवाए होंगे ना मैंने कई बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे वो था इफेक्टिव बट एफिशिएंसी, इनइफेक्टिव बट नॉट इफेक्टिव। यस अगर आपको मैम, इस टाइप करवाया था। होता है तो इसको आपको आते हैं ना ये वाले करने। यस मैम, आते हैं। एक वर्ड था एफिशिएंसी और एक वर्ड था इफेक्टिव। इफेक्टिव होता है जब टारगेट पूरा हो जाए, पर एफिशिएंसी होता है जब उतने में ही हो जाए और सब कुछ ठीक में जाए। मतलब अगर मैंने कहा 100 चेयर्स बनानी है, 50 रुपीज की ईच है, तो अगर आप 100 चेयर्स 50 रुपीज में ही बना देते हो और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही बना देते हो जितना टाइम दिया है, तो वो इफेक्टिव के साथ एफिशिएंट भी है। फिर जैसे ऑप्शन पूछी जाएगी वैसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक मोटिवेशन की नीड्स का जो क्वेश्चन है वो जरूर अच्छी तरह कर लेना, उन पे क्वेश्चन आ जाता है नीड्स पे। ठीक है, बाकी तो आपको साथ साथ हम कर ही रहे हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा चैप्टर रिवाइज करते रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस है, 2 ही टॉपिक है इसमें, ये जरूर अच्छी तरह कर लेना, इन पे जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, जो अभी प्री बोर्ड भी बन रहे हैं आपके अगर, तो वो भी जरूर कर लेना। किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। मैम मुझे तो 33 वाला ही समझ नहीं आया कि आपने कैसे बताया डिसेंट्रलाइजेशन। देखो ना, इसमें जो वर्ड आया कि एक एसएम लिमिटेड है और अदर कंपनीज जो है उन्होंने 180 स्मॉलर कंपनीज ऑपरेट कर रखी है। ठीक है, उनका फोकस किस पे है, प्रोडक्ट और एरिया, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज। नहीं तो आपको क्वेश्चन देख के क्या लगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ, डिवाइजिंग दिया हुआ है वर्ड, तो पहले तो ये नहीं नहीं मैम, वो नहीं लगा, ऑर्गेनाइजिंग का है ना, वो नहीं लगा। ऑर्गेनाइजिंग का लगा ना इसका पहले तो। यस मैम, ऑर्गेनाइजिंग का तो लग ही रहा था, लेकिन वही ना उसमें पता नहीं लग रहा क्या करें। अब देखो ना, इसमें कम्युनिकेशन का भी पॉइंट दिया हुआ है, कस्टमर्स और एम्प्लॉइज के साथ भी दिया हुआ है, टैलेंट का भी दिया हुआ है। ठीक है ना, उन्होंने कहा है जहाँ डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लेवल्स पे हो जाती है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन भी होती है जहाँ हमारी पूरी डिसीजन मेकिंग पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हम डिपार्टमेंट को दे देते हैं। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट तो बना देते हैं लेकिन सारा कंट्रोल किसके ऊपर होता है, खुद मेन टॉप लेवल के पास होता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट ही बन जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग यही है कि आप उनको पूरी छूट दे देना। ठीक है, कि वो अपने हिसाब से काम करें। तो जब ये वर्ड आ जाएगा ना आपका, तो देखना आपको मतलब हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें सिर्फ यही है, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वहां पर आप सबऑर्डिनेट्स का इनिशिएट भी लेते हो, जैसे अभी हम पॉइंट्स कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग का भी उसी में पॉइंट है, टैलेंट वाला भी देखो। अगर आपने इंपॉर्टेंस आपको डिसेंट्रलाइजेशन की आती है ना, तो ये सारी बीच में इंपॉर्टेंस के वर्ड्स दिए हुए हैं। समझ आ रहा है, ये देखो टैलेंट वाला पॉइंट है उसमें, ये टैलेंट वर्ड है ना, टैलेंट वाला वर्ड। उसके अलावा आपका उसमें वो भी है, डिसीजन मेकिंग का भी है, ये अथॉरिटी का भी है, ये ना डिसीजन मेकिंग, ये ऑटोनॉमी वाला वही है, फ्रीडम या ग्रोथ करना से रिलेटेड है। तो ये सारे पॉइंट्स को देख के वैसे ही समझ आ जाएगा। समझ रहे हो, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऐसे ही ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलिए हम ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे अभी, ताकि आपको इजी हो जाएगा।